चलिए ना, बॉन्ड पोलैरिटी के बाद अगली जो एप्लीकेशन आ जाती है बेटा, दैट इज बॉन्ड एनर्जी। और बॉन्ड एनर्जी पे अगर हम लोग डिस्कशन करें तो क्या फैक्टर बन के आता है, ध्यान से देखिएगा। बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई एन। कल हम लोगों ने जो बॉन्ड पोलैरिटी के बारे में पढ़ा था, लगभग बिल्कुल वैसा ही फैक्टर है ये बॉन्ड एनर्जी। अब इसको बॉन्ड पोलैरिटी वाले ही एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया HF, मान लीजिए एग्जांपल लिया HCl, HBr और HI। इन एग्जांपल्स को अगर हम देखें तो बेटा यहां पर जब हम डेल्टा EN कल निकाल रहे थे तो हायर माइनस लोअर करना था, दैट इज 4 माइनस 2.1, 3 माइनस 2.1, 2.8 माइनस 2.1 और 2.5 माइनस 2.1। ये वैल्यूज लिखी थी अपन ने ना, 2.5 माइनस 2.1। ठीक, इनको जब सॉल्व किया था तो यहां पर इसका वैल्यू आ रहा था बेटा 1.9, इसका वैल्यू आ रहा था बेटा 0.9, इसका वैल्यू आ रहा था बेटा 0.7 और इसका वैल्यू आ रहा था बेटा 0.4। लेफ्ट टू राइट जाने पर डेल्टा EN जो है वो रेगुलरली डिक्रीज हो रहा है। और अगर डेल्टा EN डिक्रीज होगा और बॉन्ड एनर्जी का जो हम रिलेशन यहां देख पा रहे हैं तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ये अभी सिर्फ अपन फॉर्मूले के हिसाब से लिखते जा रहे हैं, फिर देखते हैं क्या इसका मीनिंग निकल के आता है। तो बॉन्ड एनर्जी का अगर मैं ऑर्डर बना दूं तो जिसका बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगा वो कौन निकल के आएगा, HF। उससे कम कौन हो जाएगा, HCl। उससे कम कौन हो जाएगा, HBr। और उससे कम कौन हो जाएगा, HI। तो ये तो अभी हमने सिर्फ एक रिलेशन लिखा, उस रिलेशन के अकॉर्डिंगली कैसे सॉल्व करना है वो हमने देख लिया, लेकिन कॉन्सेप्चुअली ये कहना क्या चाहता है, आइए अब उसके ऊपर बात करते हैं। पहली बात, यहां पर एक टर्म आ रही है आपके सामने, बॉन्ड एनर्जी। तो पहले तो अपने को ये समझना है कि बॉन्ड एनर्जी का मीनिंग होता क्या है। तो बॉन्ड एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो देखो, केमिकल बॉन्डिंग का जो पहला लेक्चर होता है वहां पर हम ये बात सीखेंगे भी। क्या होता है कि मान लीजिए दो एटम्स है, एक एटम A है, एक एटम B है, दोनों अभी अलग अलग है। ठीक है, जैसे ही एटम है तो एटम के अंदर एनर्जी खूब ज्यादा होती है तो वो रैपिड रैंडम मोशन दिखाते हैं, मतलब एटम एक जगह फिक्स नहीं होगा, घूमता फिरता रहेगा। दो एटम घूमते फिरते आमने सामने आ गए, आसपास आ गए। जैसे ही एटम पास पास आए तो इनके बीच में क्या होगा बेटा, अट्रैक्शन। जब जब अट्रैक्शन होगा तब तब एनर्जी रिलीज होगी, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो जब भी दो एटम में अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन का मतलब है बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस समय पे कुछ एनर्जी रिलीज होती है। तो दो एटम्स में अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड बनते वक्त जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसी एनर्जी को क्या बोला जाता है, बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ड्यूरिंग अट्रैक्शन, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन जितनी एनर्जी रिलीज हुई उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी। अब मान लो ये जो एनर्जी रिलीज हुई इसकी वैल्यू मान लो 100 यूनिट्स थी, तो इतनी एनर्जी तो रिलीज हो गई बॉन्ड बनते वक्त। अब मान लो आपको इस बॉन्ड को तोड़ना है तो इतनी ही एनर्जी इसको वापस देनी पड़ेगी। तो आप जब वापस 100 यूनिट ऑफ एनर्जी इसको दोगे तो बॉन्ड जो बना था 100 यूनिट रिलीज करा था, उतनी एनर्जी इसको वापस मिल जाएगी, तो दोनों एटम वापस से अलग भी हो जाएंगे। ये जो एनर्जी आप दे रहे हो बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इसे बोला जाता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब चाहे हम बॉन्ड एनर्जी के बारे में बात करें, चाहे हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में बात करें, दोनों का मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर होगा। बस ये है कि बॉन्ड एनर्जी एक्सो होता है और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंडो होता है, बस इतना सा फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये कहानी आती है हमारे सामने। अब यहां पर आइए, बॉन्ड एनर्जी के बारे में बात चल रही है। बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बना दे चाहे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर बना दे, मीनिंग सेम ही होगा, दोनों का ऑर्डर हमेशा सेम ही आता है। तो बॉन्ड एनर्जी की बात करें, बॉन्ड एनर्जी को हमने किससे रिलेट कर दिया, डेल्टा EN से। बॉन्ड एनर्जी केमिकल बॉन्डिंग का पूरा एक टॉपिक है। बॉन्ड एनर्जी कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिनमें से एक फैक्टर कौन होता है, डेल्टा EN। ऐसा नहीं है कि बॉन्ड एनर्जी का क्वेश्चन आया और हम सिर्फ डेल्टा EN देखते, नहीं। अभी हम EN के एप्लीकेशन देख रहे हैं, तो EN का एक एप्लीकेशन बॉन्ड एनर्जी पे भी एप्लीकेबल होता है, इसीलिए हम उसको देख रहे हैं। वरना बॉन्ड एनर्जी को इसके अलावा भी और फैक्टर से भी देखा जाता है, वो सब केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, अभी देखो एग्जांपल हमने लिया HF, HCl, HBr, HI, ये सब हमने सॉल्व करा, लेकिन डेल्टा EN से बॉन्ड एनर्जी का क्या रिलेशन है वो समझने की कोशिश करते हैं। ये बात बताओ, कल हम लोगों ने देखा था इसमें सबसे ज्यादा जो बॉन्ड पोलैरिटी आई थी, क्या वो HF में आई थी या नहीं आई थी बेटा, आई थी, प्लस माइनस ज्यादा आए थे। ठीक, HCl में बात करें तो वहां पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव कम आया था, HBr में और भी कम आया था, और HI में डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस सबसे कम आया था। अब याद करिए, अगर इसमें प्लस और माइनस ज्यादा है तो बताइए, कूलम्स लॉ है ना, आप पढ़ते हैं, क्या ये लाइक चार्जेस है या अनलाइक चार्जेस है, अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा क्या अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, तो इसका अट्रैक्शन सबसे ज्यादा, इसका अट्रैक्शन उससे कम, इसका अट्रैक्शन उससे कम, और इसका अट्रैक्शन सबसे कम। अगर इसका अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है तो जब जब अट्रैक्शन होगा तब तब एनर्जी रिलीज होगी,
और जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। और बेटा ये जो रिलीज होने वाली एनर्जी, कहां थे भाई अपन, काहे है? कल कुछ बोला था मैंने, याद है क्या बोला था? अरे कुछ बोला था, बोलना फटाफट, याद रखना कल से ना, क्लास जब स्टार्ट हो उसके पहले आ जाए अपन, है ना। डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस की बात करें, ठीक है ना। अब सुनो, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है अट्रैक्शन से, इसी एनर्जी को क्या बोला जाता है? बॉन्ड एनर्जी। मतलब इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा और इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम। इसको आप बॉन्ड डिसोसिएशन से भी समझ सकते हो। बॉन्ड एनर्जी का जो ऑर्डर होता है वही ऑर्डर किसका होता है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का भी होता है। बस एक एंडो है और एक एक्सो है, मैग्नीट्यूड सेम होता है। आप सोचिए इसका अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है तो इस बॉन्ड को तोड़ना सबसे मुश्किल होगा, और इसका अट्रैक्शन सबसे कम है तो इस बॉन्ड को तोड़ना सबसे आसान होगा। जिस बॉन्ड को तोड़ना सबसे मुश्किल होगा उसके लिए लगने वाली एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा। तो बेटा HF को तोड़ने के लिए जो बॉन्ड एनर्जी लगेगी वो सबसे ज्यादा होगी, और HI को तोड़ने के लिए जो बॉन्ड एनर्जी लगेगी वो सबसे कम होगी। तो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर सेम होता है। नोट डाउन करिए सर। देवी जी, ओ देवी जी, मैडम, कहा? कल से ध्यान रखना, समय पे आ जाना वरना एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लिख लिया भाई सबने? फटाफट लिखे है ना, लिखने की स्पीड बढ़ा के रखें, एग्जाम में नहीं तो क्वेश्चन छूट जाएंगे। हाँ, वो लिखना नहीं होता, सॉल्व तो करना होता ना। जैसा लिख रहा वैसे ही सॉल्व भी करेगा बेटा। चलिए ना, अब इसके बाद एक क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज लीस्ट पोलर? विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज लीस्ट पोलर? ऑप्शन आपके सामने ऑलरेडी लिखे। लीस्ट पोलर मतलब पोलैरिटी निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा? डेल्टा EN, है ना। डेल्टा EN निकालने हर किसी का, वैल्यूज आपको ऑलरेडी पता है। क्या हो जाएगा आंसर बेटा इसका? थर्ड ऑप्शन, है ना। ठीक है। कार्बन और आयोडीन की अगर हम बात करें तो इसका डेल्टा EN क्या आ जाएगा? अप्रोक्सीमेटली सिमिलर। कसाई का EN लगभग सेम होता है, तो इसीलिए यहां पर डेल्टा EN अप्रोक्सीमेटली 0 आ जाएगा और इस बॉन्ड की पोलैरिटी सबसे कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन लिखें। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज मोस्ट पोलर? विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज मोस्ट पोलर? ऑप्शंस यही हैं। अगेन आपको डेल्टा EN निकालना है, जिसका डेल्टा EN सबसे ज्यादा होगा वो बॉन्ड सबसे ज्यादा पोलर हो जाएगा। करेक्ट आंसर फोर्थ ऑप्शन। HF मत टिक कर देना, है ना। डेल्टा EN निकाल के देखिएगा, HF का डेल्टा EN कम आएगा और SiF का डेल्टा EN ज्यादा आएगा। तो ये नहीं कि कल जैसे HF, HCl, HBr, HI याद करके चले गए कि HF का पोलैरिटी सबसे ज्यादा और HI का सबसे कम। ठीक है, डेल्टा EN निकाल ले, जिसका भी डेल्टा EN ज्यादा, जिसका भी डेल्टा EN कम, उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व हो जाएगा। तो ये इसके ऊपर बनने वाले जो बेसिक टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, बॉन्ड पोलैरिटी किसकी कम किसकी ज्यादा, वो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। अब देखो इसी पे एक और टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार।
मान लो आपको मॉलिक्यूल दे दिया HF, मान लीजिए आपको मॉलिक्यूल दे दिया बेटा या बॉन्ड दे दिया CH, एक बॉन्ड का मॉलिक्यूल दे दिया या SIF, और एक दे दिया आपको सपोज HI ले लेते हैं, चलिए ये ले लिया। अब इनमें आपसे है ना क्या क्या पॉइंट पूछे जा सकते हैं, तो आइए उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। आपको मान लीजिए 4 मॉलिक्यूल दे दिए और इन चारों के बारे में, अरे H कहां रह गया भाई, हाँ अब सही है। चीटिंग चलेगी बेटा, आजकल चलती चीटिंग। बनाना है बेटा, और क्या, घर थोड़ी लेके जाओगे कि यहाँ पैक करा लिया घर ले जा रहे हैं, यहीं बनाइए यहीं खाइए। हाँ ये ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन है ये, क्वेश्चन तो लिखाएंगे अभी, क्वेश्चन कहाँ लिखा है अभी। बेटा वाव बोलने से थोड़ी सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए ना, क्वेश्चन लिखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन इज करेक्ट फॉर, which of the following representation is correct for bond polarity, which of the following representation is correct for bond polarity। आपको हर बॉन्ड की पोलैरिटी निकालनी, मॉलिक्यूल तो हर जगह सेम ही है, बॉन्ड सेम ही है, बस चेक करना है कि भाई लेफ्ट टू राइट जाने पर जो एरो दिखा रखा है उसके अकॉर्डिंगली इंक्रीज डिक्रीज कैसा क्या हो रहा है। कौन सा आंसर सही आ रहा है बेटा, सी ऑप्शन, चेक कर लेते हैं एक बार। HF का डेल्टा EN निकालोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 1.9 है ना। CH का निकालोगे तो 2.5 माइनस 2.1 दैट इज 0.4। SIF का निकालोगे तो आ जाएगा 2.2, और HI का अगर हम निकालेंगे तो आ जाएगा 0.4। देखें जरा, 1.9 से 0.4 जा रहे हैं, कम हो रहा है, 0.4 से 2.2 आ रहे हैं, बढ़ रहा है, 2.2 से 0.4 जा रहे हैं, कम हो रहा है, 0.4 से 1.9 जा रहे हैं, बढ़ रहा है। ठीक है, ठीक है। अब ये बॉन्ड पोलैरिटी पे जो जो टाइप बन सकते हैं, अब इस पे एक काम और कर सकता था कि इन्हीं का इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाने को दे देता या इन्हीं का डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाने को दे देता, एक ये क्वेश्चन और बन सकता था। तो लगभग जो भी टाइप बन सकते हैं वो हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 6 एप्लीकेशंस EN की हम लोगों ने पढ़ ली, जिसमें जो 5th और 6th थी दैट इज बॉन्ड पोलैरिटी एंड बॉन्ड एनर्जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कल भी मैंने आपको बोला था। पहला जो एप्लीकेशन हम लोगों ने पढ़ा था वो था मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, कल मैंने बोला था यूज आएगा जब हम आज एसिडिक और बेसिक के बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो आइए अब अगले एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं,
और अगला एप्लीकेशन जो हमको पढ़ना है वो है एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर के बारे में। अभी एप्लीकेशन बना के मत लिखिएगा, अभी मैं कुछ बेसिक बातें आपको बता रहा हूं ना, एप्लीकेशन इसके बाद देखेंगे। तो अभी हमारा जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर है ना, दैट इज एसिडिक बेसिक कैरेक्टर, और ये इनका एप्लीकेशन ही है एक तरह से। अब ये जो टॉपिक हम देख रहे हैं, ये ऐसा मान के चलिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर लगभग आपको हर बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। किसका कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है, किसका एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा होगा, किसका बेसिक नेचर सबसे ज्यादा होगा, कौन एम्फोटेरिक होगा, कौन न्यूट्रल होगा, इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नेचर और रिड्यूसिंग एजेंट का नेचर के बारे में भी पढ़ना होता है। तो इस पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल जाता है। पहली बात, अगर आपको एग्जाम में एसिडिक या बेसिक नेचर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मिला कि कौन मोस्ट एसिडिक है, मोस्ट बेसिक है, लीस्ट एसिडिक है, लीस्ट बेसिक है, या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाने को मिला, तो पहली बात आपको ये समझ में आना चाहिए कि वो क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है। टॉपिक कहने का मतलब क्या है कि एसिडिक और बेसिक एक ऐसी चीज है जो आप फिजिकल केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, इनऑर्गेनिक में भी पढ़ोगे और ऑर्गेनिक में भी पढ़ोगे। तो पहले अपने दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए क्वेश्चन को देखकर कि क्वेश्चन आया कौन से हिस्से से। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में जब हम जाएंगे तो आप इक्विलिब्रियम के समय पे एसिड बेस के कॉन्सेप्ट वगैरह, थ्योरी वगैरह पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप जाते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह प्लस आई माइनस आई लगा के आप देखते हैं कि भाई कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है, वगैरह वगैरह, इस तरह की बात आती है। और इनऑर्गेनिक में भी एसिड और बेस की अब हम बात कर रहे हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन देखकर हमें पहली बात तो ये जज करना पड़ेगा कि वो क्वेश्चन कौन से हिस्से से आया है। तो अगर मैं बात करूं इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक में जब भी एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर का क्वेश्चन मिलेगा तो वो क्वेश्चन बेटा आपको तीन तरह के कंपाउंड्स के लिए देखने को मिलेगा। हाइड्राइड्स के लिए, या फिर ऑक्साइड्स के लिए, या फिर हाइड्रो ऑक्साइड्स के लिए। तो पहले तो अपन इनके बारे में चर्चा कर ले, ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखकर चमकना तो चाहिए कि भाई कॉन्सेप्ट लगाना कौन सा। आपने मान लो क्वेश्चन फिजिकल का हुआ, कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक का लगा दिया, इधर का हुआ उधर का लगा दिया, क्या मतलब है, वापस यही मिलेंगे। तो हाइड्राइड ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, ध्यान सुनना। एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर, ऐसा मैं बोलते रहता हूँ बीच में डराने के लिए, डरा करो थोड़ा, पढ़ो, मेहनत करो, है ना। एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर के बारे में बात करें तो बेटा आईओसी में जब भी एसिडिक और बेसिक का क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन तीन तरह के कंपाउंड्स को लेकर आएगा। तीन तरह के कंपाउंड कौन कौन से, या तो हाइड्राइड के लिए क्वेश्चन आएगा, या फिर ऑक्साइड्स के लिए आएगा, या फिर हाइड्रोक्साइड्स के लिए आएगा। अब पहली बात यह है कि चलो अपने एग्जाम में ये पहचान लिया कि क्वेश्चन हाइड्राइड का है या ऑक्साइड का है या हाइड्रोक्साइड का, पर पहचानेंगे कैसे? एग्जाम में देखने तो आना चाहिए कि भाई हाइड्राइड होते क्या है, ऑक्साइड होते क्या है, हाइड्रोक्साइड होते क्या है। तो बेटा हाइड्राइड किसे कहा जाता है? तो हाइड्राइड्स और कुछ नहीं, हाइड्राइड्स आर बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरीके से अगर मैं ऑक्साइड्स की बात करूं तो ऑक्साइड्स आर बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। मीनिंग समझते हैं इनका, क्या कहने का मतलब है? बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन, और उसके ऊपर थोड़ी देर के बाद बात करते हैं। इधर देखिए, हाइड्राइड्स क्या है? बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन है। ऑक्साइड्स क्या है? बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन है। अपने सिलेबस में पहले एक तुच्छ चैप्टर हुआ करता था जिसका नाम था हाइड्रोजन इन इट्स कंपाउंड, और उस हाइड्रोजन इन इट्स कंपाउंड में हाइड्राइड्स नाम का एक पूरा टॉपिक हुआ करता था। आयनिक हाइड्राइड, कोवेलेंट हाइड्राइड, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, हाइड्राइड गैप कर करके इस तरह की कुछ बातें आती थी। तो हाइड्राइड्स क्या है? तो हाइड्राइड्स आर बाइनरी कंपाउंड। जब हाइड्राइड दिखता है ना तो बच्चा ऐसा सोचता है ये हाइड्राइड है। ये हाइड्राइड नहीं है, ये हाइड्राइड आयन है। हाइड्राइड की जब हम बात करते हैं तो हाइड्राइड्स आर बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। अब बाइनरी कंपाउंड कहने का मतलब क्या? फिजिकल में आपने सॉल्यूशन में बाइनरी वर्ड सुनी लिखा होगा। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब है दो कंपोनेंट से मिलकर बनने वाली चीज, है ना। तो बाइनरी कंपाउंड कहने का मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें दो तरह के एलिमेंट्स हो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपको लिख के दिया HF, मैंने आपको लिख के दिया NH3, मैंने आपको लिख के दिया NaH, मैंने आपको लिख के दिया CaH2, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे आपके सामने। मान लो एग्जाम में ये चारों आपको दिए गए और बोला गया इनका एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर का कोई क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन देखकर पहले तो जज करना है कि वो क्वेश्चन कौन से हिस्से का है। इस क्वेश्चन को आपने देखा तो मुझे बताओ, इसमें हमें ये जज करना है कि हाइड्राइड है कि ऑक्साइड है कि हाइड्रोक्साइड है। तो हाइड्राइड क्या होते हैं बेटा? बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन। बाइनरी कहने का मतलब दो टाइप के एलिमेंट से मिलकर बनने वाला कंपाउंड। इसमें कितने टाइप के एलिमेंट है? दो टाइप के, दो टाइप के। इसमें कितने टाइप के एलिमेंट है? दो। चार मत गिन लेना, टाइप की बात हो रही है, नंबर ऑफ एटम की बात नहीं हो रही। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो ही टाइप के एलिमेंट है ना। इसमें कितने टाइप के एलिमेंट है? दो, सोडियम और हाइड्रोजन।
इसमें कितने टाइप के एलिमेंट है? 2, कैल्शियम और हाइड्रोजन। तो हाइड्राइड्स कभी भी आपको पहचानने हो तो अगर कोई भी ऐसा बाइनरी कंपाउंड हो जिसके अंदर क्या दिख रहा हो? हाइड्रोजन, तो ऐसे बाइनरी कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है? हाइड्राइड। ठीक, आगे सुनिएगा, यहां पर क्या आ रहा है? बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोला जाएगा? ऑक्साइड। तो आइए इसके ऊपर बात करें। जैसे मान लीजिए आपको मैंने एक एग्जांपल दिया SO3, एक एग्जांपल दिया मैंने आपको N2O5, एक एग्जांपल दे दिया मैंने आपको Al2O3 और एक एग्जांपल दे दिया मैंने आपको CaO। जरा इन चारों एग्जांपल्स को देखो, क्या इन सब में ऑक्सीजन के साथ कोई और एलिमेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बेटा दिख रहा है। सब में दो दो टाइप के एलिमेंट हैं और उन दो टाइप के एलिमेंट में से एक एलिमेंट ऑक्सीजन होना जरूरी है। तो ये सारे के सारे किस कैटेगरी में चले जाएंगे बेटा? ऑक्साइड। तो हाइड्राइड की जब भी बात हो तो आपको इस तरह के कंपाउंड्स मिल रहे होंगे क्वेश्चन में, ऑक्साइड्स की जब भी बात होगी तो इस तरह के कुछ कंपाउंड्स आपको मिल रहे होंगे। हमें ये पहचानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हाइड्राइड में एसिडिक और बेसिक को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट अलग होगा और ऑक्साइड में एसिडिक और बेसिक को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट अलग होगा। अगर अपन टाइप ही नहीं पहचान पाएंगे, इसका कॉन्सेप्ट इसमें लगा दिया तो यहीं पाए जाएंगे और इसका कॉन्सेप्ट इसमें लगा दिया तो भी यहीं पाए जाएंगे, ना, इसलिए पहचानना जरूरी है। फिर आते हैं हाइड्रोक्साइड्स पे। हाइड्रोक्साइड नाम सुनते ही दिमाग में OH आ जाता है। OH आने का मतलब है इसमें ऑक्सीजन भी होगा और हाइड्रोजन, लेकिन सिर्फ OH होने से कोई हाइड्रोक्साइड नहीं हो जाएगा। OH के अलावा कोई तीसरा एलिमेंट भी वहां पर होना चाहिए। तो ये और ये तो बाइनरी है, लेकिन ये टर्नरी कंपाउंड होता है बेटा। टर्नरी कंपाउंड है ना, होगा, और वो टर्नरी कंपाउंड ऐसा होगा जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा कोई और एलिमेंट भी होगा। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कोई और एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट भी हो, उस कंपाउंड को क्या बोला जाएगा बेटा? हाइड्रोक्साइड। जैसे फॉर एग्जांपल है ना, ई मतलब कोई एलिमेंट के बारे में बात करें। मान लीजिए मैंने आपको एग्जांपल दिया NaOH, जो सबसे बेसिक एग्जांपल है ना, बच्चा बच्चा इसको जानता है। अब ये भी नहीं जानते तो काम खत्म ही है फिर। NaOH, मुझे बताइए क्या यहां पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा कोई तीसरा एलिमेंट है या नहीं है? तो इसको क्या बोला जाएगा? हाइड्रोक्साइड बोला जाएगा। किसका हाइड्रोक्साइड बोला जाएगा? सोडियम। जो तीसरा एलिमेंट होगा उसी का हाइड्रोक्साइड बोला जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एग्जांपल दिया ClOH, जरा ध्यान से देखिएगा, क्या यहां पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा कोई तीसरा एलिमेंट है या नहीं है बेटा? है। तो इसको भी क्या बोला जाएगा? हाइड्रोक्साइड। किसका हाइड्रोक्साइड? क्लोरीन का हाइड्रोक्साइड। सुनते जाइएगा। मान लो मैंने आपको लिख के दिया SO2OH ट्वाइस, ये लिख के दिया। इसको देखकर बताइए ये हाइड्राइड है, ऑक्साइड है, या ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों है? क्या ये ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों है या क्या है? ये सिर्फ हाइड्रोक्साइड है। ये सिर्फ हाइड्रोक्साइड है ना, बिल्कुल बताया जा रहा है, पूछ नहीं रहा हूं, है ना, ये सिर्फ हाइड्रोक्साइड है। ये हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड क्यों है? क्योंकि आप देखो डेफिनेशन पे जाओ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई तीसरा एलिमेंट है तो ये एक टर्नरी कंपाउंड है। टर्नरी कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को क्या बोला जाता है? हाइड्रोक्साइड। तो ये हाइड्रोक्साइड है। लिखने का अंदाज अलग हो सकता है, ठीक है, फैशन की इस दौर में गारंटी की इच्छा ना रखें, ऐसा आपने पढ़ा होगा कई बार। ये मतलब इसको लिखने का तरीका, ये H2SO4 है, ठीक है, ये क्या है? H2SO4। तो ये लिखने का तरीका NCERT में ऐसा भी दे रखा है कई जगहों पर, तो अपने को पता होना चाहिए कि ऐसा रिप्रेजेंटेशन आ सकता है। यहां पर आपको क्लियर पिक्चर दिख जाएगी। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा कोई तीसरा एलिमेंट दिख जाए तो उसे क्या बोला जाएगा? हाइड्रोक्साइड। किसका हाइड्रोक्साइड बोला जाएगा? सल्फर का, ठीक है। इसका ऐसा लिखने का मतलब क्या है? ध्यान सुनिएगा। H2SO4 की बेसिसिटी N फैक्टर कितना होता है? 2, और इसीलिए 2 OH अलग से लिख दिए गए। देखिए जैसे अगर हम लोग बात करें HNO3, बताइए इसका N फैक्टर कितना होता है? 1, ठीक है ना। अगर मैंने आपको दे दिया मान लीजिए H2CO3 तो इसका N फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। मैंने आपको दे दिया H3PO4 तो इसका N फैक्टर कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। अब इन्हीं को या तो ऐसे लिख दें तो अपने को बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, उसको क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करना है तो इसको थोड़ा सा रंग बिरंगे ढंग से आपके सामने प्रस्तुत कर देगा। कैसे? जैसे इसकी बेसिसिटी 1 है तो 1 OH इधर कर दिया, इसकी बेसिसिटी 2 है तो 2 OH इधर लिख दिया, और इसकी बेसिसिटी 3 है तो 3 OH इधर लिख दिया। अब इन बेसिसिटी वाले OH को हटाने के बाद जो भी बच रहा है उसको यहां लिख दो। तो OH हटाने के बाद यहां क्या बचेगा? NO2। तो ये लिखने का तरीका हो गया इसको। यहां पर इसकी बेसिसिटी 2 थी, 2 OH हटा दिए, बचा क्या? CO, ऐसे लिख देगा। ये वही H2CO3 ही है। H3PO4 की बेसिसिटी 3 है, 3 OH हटाने के बाद इसको क्या लिख दिया? PO। तो ये लिखने के तरीके हैं, ऐसा लिख दे चाहे ऐसा लिख दे, कंपाउंड चेंज नहीं हो रहा है, कंपाउंड वही है। तो कई बार ऐसा रिप्रेजेंटेशन आपको दिया जा सकता है।
तो पहली बात मेरे हिसाब से अपन ने अभी ये समझ लिया हाइड्राइड कौन होते हैं, ऑक्साइड कौन होते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड कौन होते हैं। कम से कम कंपाउंड देखकर हमें जज करना आना चाहिए, ताकि किस पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा वो तब लगेगा जब कंपाउंड पहचान पाओगे। इसको लिख लो अलग से कहीं पर भी, फिर आगे बढ़ते हैं। 2 मिनट का समय है, फटाफट लिखिएगा। चलिए ना, अब ये तो एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर में हमने पहले ये बात करी कि आपको जब भी इनऑर्गेनिक में एसिडिक या बेसिक का क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन या तो हाइड्राइड को लेकर आएगा, या ऑक्साइड को लेकर आएगा, या फिर हाइड्रोक्साइड को लेकर आएगा। और इनको पहचानते कैसे वो हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब देखो इसके आगे की कहानी समझते हैं। सबसे पहले हाइड्राइड की जब हम बात करते हैं तो बेटा हाइड्राइड का एसिडिक या बेसिक का क्वेश्चन आया तो उसको सॉल्व कैसे करना होता है। तो हाइड्राइड के एसिडिक या बेसिक के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, ब्लॉक। ब्लॉक देखने का मतलब यह है कि आप ये देखोगे कि एस ब्लॉक का हाइड्राइड आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, या फिर पी ब्लॉक का हाइड्राइड आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये देखना है। अब देखो एस ब्लॉक या पी ब्लॉक का हाइड्राइड क्वेश्चन में दिया है या नहीं दिया, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आपको ये एग्जाम्पल दिया गया, पहली बात तो आपने इसको देखा और पहचाना ये हाइड्राइड है या नहीं है, बेटा है, ठीक है ना। अब हाइड्राइड की अगर हम बात करें तो बताइए ये हाइड्रोजन, ये हाइड्राइड जो है वो किसके साथ दिख रहा है, फ्लोरीन के साथ। तो इस बाइनरी कंपाउंड में हाइड्रोजन तो सभी के साथ है, लेकिन किसका हाइड्राइड कहलाएगा, ये फ्लोरीन का हाइड्राइड कहलाएगा। और फ्लोरीन का हाइड्राइड कहलाने का मतलब है कि ये एस ब्लॉक है या पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक। तो इसको हम बोलेंगे ये पी ब्लॉक का हाइड्राइड है। ये किसका हाइड्राइड है बेटा, पी ब्लॉक। ये किसका हाइड्राइड है, एस ब्लॉक। ये किसका हाइड्राइड है, एस ब्लॉक। जब भी हाइड्राइड का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आपको हमेशा पहले ये चेक करना है कि वो हाइड्राइड कौन से ब्लॉक का है। ब्लॉक से सॉल्व होता है, और ब्लॉक से सॉल्व करने का मतलब ये चेक करना है कि जो हाइड्राइड दिया हुआ है वो एस ब्लॉक का हाइड्राइड है या फिर वो पी ब्लॉक का हाइड्राइड है। क्यों चेक करना होता है उसका कारण समझ लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। रेडॉक्स रिएक्शन जब आप पढ़ते हैं, अभी जैसे मैं एन फैक्टर वगैरह की बात कर रहा था तो सॉल्यूशन और है ना रेडॉक्स इलेक्ट्रो में सब जगह आप ये पढ़ते ही हैं। यहां पर अगर हम बात करें रेडॉक्स जब आप पढ़ते हो तो आप ये पढ़ते हो कि हाइड्रोजन के ऊपर दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, एक तो +1 और एक -1। और उसी का खेल है सारा कि मान लीजिए हमने लिखा HF और मान लीजिए हमने लिखा NaH। ये भी एक हाइड्राइड है, ये भी एक हाइड्राइड है। ये किसका हाइड्राइड है, एस ब्लॉक या पी ब्लॉक, पी ब्लॉक। ये किसका हाइड्राइड है, एस ब्लॉक। अब आपने देखा कि यहां पर हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज चेक करना है बेटा, यहां पर H+ और F- होता है, यहाँ Na+ और H- होता है, ठीक है। रेडॉक्स में आपको बताया जाता है हाइड्रोजन जब भी किसी नॉन मेटल के साथ होगा तो हाइड्रोजन के ऊपर प्लस आ जाएगा, और हाइड्रोजन जब भी किसी मेटल के साथ होगा तो हाइड्रोजन के ऊपर माइनस आ जाएगा। और वो नहीं समझ में आए तो En से सॉल्व कर लीजिए। फ्लोरीन का En ज्यादा है तो माइनस है, हाइड्रोजन का En कम है तो प्लस है, और सोडियम का En कम है तो प्लस है, और हाइड्रोजन का En ज्यादा है तो माइनस है। दोनों में से कैसे भी सॉल्व कर लीजिए। अब एक बात बताओ, पी ब्लॉक के हाइड्राइड में हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव, और एस ब्लॉक के हाइड्राइड में हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव। अब मुझे बताओ जब ये जो बॉन्ड है ये टूटेगा, जब ये बॉन्ड है ये टूटेगा तो टूटकर ये H+ देगा या H- देगा, H+ देगा, क्योंकि है ही उसके पास H+। और ये जब टूट के देगा तो क्या देगा, H- देगा। मुझे बताइए अगर कोई कंपाउंड टूटकर H+ देता है तो वो एसिड की तरह काम करता है या बेस की तरह, एसिड की तरह। ये सब चीजें अपनी बहुत बेसिक बातें हैं, ये पता ही होनी चाहिए कि अगर कोई टूटकर H+ दे रहा है
तो वो एसिड की तरह काम करेगा। इसका मतलब ये निकला कि पी ब्लॉक के जो हाइड्राइड्स होते हैं, पी ब्लॉक के जो हाइड्राइड्स होते हैं वो टूटकर H+ आयन रिलीज करते हैं, और जो H+ आयन रिलीज करेगा उसका नेचर कैसा हो जाएगा, एसिड। इधर आइए, एस ब्लॉक पे आइए, ये टूटकर H+ दे रहा है या H- देता है तो एसिड है, पता है हमें। OH- देता तो बेस होता, पता है हमें। सर H- का क्या, ये भी बेसिक है, ये भी बेसिक है, ध्यान सुनिएगा। H+ देने वाला एसिड और H- देने वाला बेस। सर OH- होता तो समझ में आ जाता, H- कैसे बेस हुआ। एसिड बेस की अलग अलग डेफिनेशंस होती है, ल्यूइस थ्योरी, आर्हेनियस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। क्या लोन पेयर देने वाला बेस कहलाता है कि नहीं कहलाता, कहलाता है। आप देखो हाइड्रोजन को जब आप देखते हैं अकेले, तो हाइड्रोजन के पास खुद का कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक, और माइनस आने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। अगर H- को ओवरऑल देखो तो क्या इसके पास एक लोन पेयर पड़ा है कि नहीं पड़ा है, पड़ा है। और ये जब किसी के पास जाएगा तो अपना लोन पेयर लेके जाएगा, मतलब जब ये बॉन्ड टूटेगा H- किसी के पास जाएगा तो लोन पेयर लेके जाएगा। जो लोन पेयर देता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, बेस। तो ध्यान रखिएगा कि जो H+ देगा टूटकर वो एसिड, और जो H- देगा वो बेस। क्योंकि अभी हम हाइड्राइड्स की बात कर रहे हैं तो टूटकर हाइड्रोजन ही मिलेगा। अब हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में मिला तो एसिडिक, हाइड्रोजन H- के फॉर्म में मिला तो बेसिक। अब आए इधर, इसको मैंने बोला जब भी हाइड्राइड का क्वेश्चन आएगा एसिड या बेस का, तो आपको क्या देखना है कि टूटकर H+ दे रहा है या H- दे रहा है, उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, ब्लॉक। तो जब भी हाइड्राइड का एसिडिक या बेसिक का क्वेश्चन आया, सबसे पहले देखिए किस ब्लॉक का हाइड्राइड दिया है। एस ब्लॉक का दिया है तो टूटकर H- देगा, पी ब्लॉक का हाइड्राइड दिया है तो टूटकर H+ देगा। ठीक है, अब आगे सुनिएगा, इनमें भी आगे बात करते हैं। अगला जो केस बन सकता है वो बन सकता है ऑक्साइड्स का और हाइड्रोक्साइड्स का। मैंने आपको बोला जब भी एसिडिक बेसिक का क्वेश्चन इनऑर्गेनिक से आएगा, वो क्वेश्चन या तो हाइड्राइड को लेकर आएगा, या फिर ऑक्साइड को लेकर आएगा, या फिर हाइड्रोक्साइड को लेकर आएगा। हाइड्राइड पहचानना सीख लिया, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड पहचानना सीख लिया। हाइड्राइड का क्वेश्चन है तो ब्लॉक से सॉल्व कर देंगे। ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड में क्या करना होता है, ध्यान सुनिएगा। ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड में आप ब्लॉक नहीं देखोगे, आप EN देखोगे। क्या देखोगे, EN। हालांकि यहां पर भी EN ही दिखा, वो प्लस और माइनस EN की वजह से ही आया, लेकिन बोलने के लिए ब्लॉक आसानी से हो जाता है, दिख जाता है क्लियरली। यहां पर आप ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड को ब्लॉक से नहीं देखोगे, किससे देखोगे, EN से। EN देखने का मतलब क्या है कि आप देखोगे कि जो ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है वो मेटल का ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड है, या फिर नॉन मेटल का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड। सर इसमें ब्लॉक देखा, ठीक है मान लिया। इसमें ब्लॉक क्यों नहीं देखा, इसमें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक क्यों नहीं देखा, इसमें मेटल और नॉन मेटल क्यों देखा, कारण समझते हैं। हाइड्रोजन के ऊपर दो तरह की स्टेट आना पॉसिबल है, H+ और H-, लेकिन ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे प्लस फ्लोरीन के अलावा कोई ला ही नहीं सकता, क्योंकि फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, मतलब ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, फ्लोरीन। तो अगर मैं इनमें से कोई भी एग्जाम्पल ले लू ना, जैसे इसमें तो कई जगहों पर हाइड्रोजन पे प्लस भी आया है ना, और कई जगहों पर हाइड्रोजन पे माइनस भी आया, लेकिन आप इनमें जब भी बाइनरी कंपाउंड बनाओगे ऑक्सीजन का, अगर ऑक्सीजन के साथ फ्लोरीन नहीं है, उसके अलावा पीरियोडिक टेबल का कोई भी एलिमेंट ले लो, फ्लोरीन के अलावा ऑक्सीजन पे माइनस ही आएगा। तो उसमें मैं चाहे एस ब्लॉक का ले लूं, चाहे पी ब्लॉक का ले लूं, चाहे कोई भी ले लूं, ऑक्सीजन पे आना तो माइनस ही है। इसीलिए इसमें ब्लॉक कुछ भी काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं चाहे एस ब्लॉक लूं, पी ब्लॉक लूं, डी ब्लॉक लूं, एफ ब्लॉक लूं, ऑक्सीजन पे आना माइनस ही है। तो फिर कैसे करें, तो फिर हम ये देखते हैं कि भैया मेटल और नॉन मेटल की कहानी देखते हैं। क्या बालिका सीता गीता ऐश्वर्या के इधर मेटल और इधर नॉन मेटल होते हैं? हाँ। मुझे बताइए मेटल कौन होते हैं? EN देखने का मतलब है जिसका EN कम होता है वो क्या होता है, मेटल, और जिसका EN ज्यादा होता है वो क्या होता है, नॉन मेटल। तो अब इस EN कम या ज्यादा होने से क्या होगा वो थोड़ी देर के बाद हम डिस्कस करेंगे, बट ये वाला कॉन्सेप्ट यहां नहीं लग सकता, क्योंकि ऑक्सीजन पे तो माइनस ही आएगा, हाइड्रोजन पे प्लस माइनस आ सकता है, इसीलिए ब्लॉक से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, एक काम करें, ये जो बात लिखी हुई है इसको कहीं पर भी साइड में नोट करिए, ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि जब भी हाइड्राइड का एसिडिक बेसिक का क्वेश्चन आया तो आप क्या देखेंगे, ब्लॉक। ब्लॉक में क्या देखना है कि एस ब्लॉक का हाइड्राइड है या फिर पी ब्लॉक का हाइड्राइड है। और जब भी ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड आएगा तो उसमें EN देखा जाता है। EN देखने का मतलब मेटल या फिर नॉन मेटल, किसका ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड आपको गिवन है।
यहां पर विशेष ध्यान रखना, अपन ने मेटल और नॉन मेटल लिखा है। मेटलॉइड के बारे में अभी कोई चर्चा नहीं की गई है। मेटलॉइड समय आने पर जैसे जैसे मेटलॉइड से हमारा पाला पड़ेगा एक एक करके बताया जाएगा, क्योंकि मेटलॉइड के लिए कुछ भी हो सकता है। चलिए ना, अब ये जो पॉइंट अभी आपके सामने बताए गए हैं, इनके बाद अब हम आगे स्टार्ट करते हैं कहानी को समझना। तो पहले हम लोग जो एसिडिक और बेसिक नेचर पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? हाइड्राइड्स के बारे में। तो आइए स्टार्टिंग विद हाइड्राइड्स। अभी तक 6 एप्लीकेशन हम लोगों ने पढ़ ली थी, 7वीं एप्लीकेशन लिखिएगा, नेचर ऑफ हाइड्राइड्स। तो पहले हम लोग हाइड्राइड्स के बारे में समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा 2 मिनट है ना। जब हम हाइड्राइड्स के बारे में बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बोला बेटा कि हाइड्राइड्स में हमें क्या देखना है? ब्लॉक। ब्लॉक में क्या देखना है कि एस ब्लॉक का हाइड्राइड है या फिर पी ब्लॉक का हाइड्राइड है। अब ध्यान से देखिएगा, एस ब्लॉक में हमारे पास आता है ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। इन दोनों का एनसीईआरटी में मेंशन है थोड़ा बहुत, तो अपने को इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और पी ब्लॉक में वैसे तो ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 आते हैं। 18 तो हाइड्राइड बनाएगा नहीं, इनर्ट गैसेस है। हमें पी ब्लॉक में एनसीईआरटी के अंदर जो हाइड्राइड्स के बारे में मेंशन्ड है वो केवल ग्रुप नंबर 15, 16 और 17 है। 13, 14 का हाइड्राइड दिया नहीं है, तो उसमें कभी भी क्वेश्चन उसने ना पूछा है ना पूछेगा। तो अपन जब हाइड्राइड्स के ट्रेंड पढ़ रहे हैं तो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 15, 16 और 17 के बारे में बात कर रहे होंगे। 15, 16, 17 ही क्यों लिया जा रहा है उसका कारण भी बताता हूं। मैंने अभी आपको बोला कि हाइड्रोजन के ऊपर प्लस भी आ सकता है और हाइड्रोजन के ऊपर माइनस। हाइड्रोजन पे प्लस कब आएगा? जब साइड वाला कौन होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बेटा क्या लेफ्ट टू राइट आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है? यस। तो पी ब्लॉक में ग्रुप 13, 14 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी उसके मुकाबले 15, 16, 17 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, और उसमें क्लियरली एच के ऊपर प्लस दिखेगा। इसीलिए एनसीईआरटी ने जो मेंशन कर रखा है वो ग्रुप नंबर 15, 16 एंड 17 मेंशन करके आपको दे रखा है। आइए इधर, पहले हाइड्राइड का क्वेश्चन है, अपन ने सेपरेट कर लिया पी ब्लॉक है या एस ब्लॉक है। एग्जाम में मान लीजिए आपको बोला गया ग्रुप 17 के एलिमेंट कौन है बेटा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। मान लीजिए दिया गया, पर एलिमेंट नहीं आएगा, इनका हाइड्राइड आएगा। क्या इनके हाइड्राइड का फॉर्मूला जानते हैं आप? क्या होता है? HF। इसका क्या होता है? HCl। इसका क्या होता है? HBr। इसका क्या होता है? HI। अब एग्जाम में ये चारों दिखे, इनमें एसिडिक और बेसिक का क्वेश्चन दिखा, तो अपने को समझ में आना चाहिए दैट क्वेश्चन डील्स विद एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ हाइड्राइड। यहां पर आइए, इस ग्रुप के मेंबर्स कौन है बेटा? ओल्ड स्टाइल से टीपो, है ना। इनके हाइड्राइड अगर हम बना दे तो क्या फॉर्मूला बनता है? H2O, H2S, H2SE, H2TE और H2PO। यहां पर आइए, मेंबर्स कौन है? नहीं पढ़ना ऐसा सब्जेक्ट बायो। ये जो एलिमेंट्स हैं इनमें अगर हम देखें तो इनके हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या बनता है बेटा? NH3, PH3, ASH3, SBH3 और BiH3। तो ये फॉर्मूले हैं। अब आपको इनमें से कोई ना कोई मॉलिक्यूल एग्जाम में दिख रहे होंगे और इनसे पूछा जाएगा कि भैया इनमें से कौन मोर एसिडिक है, लेस एसिडिक है, मोर बेसिक है, लेस बेसिक है। आपको हाइड्राइड का जब भी क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन डाउन द ग्रुप का आएगा। कैसा आएगा? डाउन द, ऐसा ऐसा नहीं आएगा, ऐसा आएगा। और वो आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे। ऑर्गेनिक में आप NH3H2HF इंडक्टिव इफेक्ट लगा के इनका एसिडिक नेचर पढ़ोगे। तो अभी हम जो डिस्कशन करेंगे वो किसका करेंगे? डाउन द ग्रुप का, ठीक है ना। अब देखो एक बात बताऊं, मान लीजिए ग्रुप 17 ले लेते हैं समझने के लिए। जो ग्रुप 17 में होगा वही 16 और 15 में होगा। ध्यान सुनिएगा, आप ग्रुप में कैसा मूव कर रहे हैं बेटा? टॉप टू बॉटम। क्या टॉप टू बॉटम जाने पर शेल नंबर बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। शेल नंबर बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगा। अच्छा, रेडियस बढ़ेगा तो बताइए इसका शेल नंबर क्या होगा? 1, 2, 1, 3, 1, 4 और 1, 5। नीचे जाने पर शेल नंबर बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है, तो क्या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी या कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसका मतलब है टॉप टू बॉटम जाने पर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस या फिर जिसको आप बॉन्ड लेंथ बोल सकते हो बढ़ता जा रहा है। अच्छा, बॉन्ड लेंथ बढ़ता जा रहा है तो बॉन्ड स्टेबल होता जाएगा या वीक होता जाएगा? वीक हो जाएगा। अगर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगा तो बॉन्ड क्या होता जाएगा? वीक होता जाएगा। नीचे जाने पर बॉन्ड वीक होता जा रहा है ना।
इसका मतलब है ये बॉन्ड कम वीक है और ये बॉन्ड ज्यादा वीक है। अब मुझे बताओ, अगर ऊपर वाले और नीचे वाले में से ऊपर वाला बॉन्ड HF, HCl, HBr, HI, ऊपर वाला पास पास है, नीचे वाला दूर दूर है, पहले कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला। इसका मतलब है सबसे पहले ऊपर और नीचे वाले में से कौन सा बॉन्ड टूटेगा? नीचे वाला। सेम कहानी यहां भी, ऊपर और नीचे वाले में से कौन टूटेगा? नीचे वाला। ऊपर और नीचे वाले में से कौन टूटेगा? नीचे वाला, क्योंकि हर जगह बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है। अब अगर नीचे वाला बॉन्ड पहले टूटा तो अब देखना यह है कि टूटकर ये देगा क्या। H तो निकलेगा, लेकिन H प्लस में निकलेगा या माइनस में निकलेगा? क्या P ब्लॉक के हाइड्रोजन जब टूटेंगे तो ये H प्लस के फॉर्म में निकलेंगे या H माइनस के फॉर्म में? H प्लस। तो बेटा बॉन्ड वीक होता जाएगा, बॉन्ड वीक होने से टेंडेंसी टू रिलीज H प्लस बढ़ती जाएगी। मतलब नीचे वाला जल्दी H प्लस देगा क्योंकि जल्दी टूटेगा, और ऊपर वाला बाद में H प्लस देगा। बेटा जो H प्लस देता है वो क्या होता है? एसिड। जो जितनी जल्दी H प्लस देता है वो उतना अच्छा या उतना बेटर एसिडिक नेचर दिखाता है। तो बेटा ऊपर और नीचे वाले में से नीचे वाला जल्दी टूटा, जल्दी टूट के जल्दी H प्लस दिया। जिसने जितनी जल्दी H प्लस दिया उसका एसिडिक नेचर या एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा। मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि HF और HI में से मोर एसिडिक कौन है, तो आंसर इज HI। H2 और H2S में से मोर एसिडिक कौन है? H2S। NH3 और SbH3 में से मोर एसिडिक कौन है? SbH3। तो डाउन द ग्रुप जाने पर H प्लस रिलीज करने की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है, एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा। ध्यान सुनना, कई बार अगर ये दो दिखते हैं ना तो फील अलग आता है। आपको कोई डायरेक्ट एग्जाम में पूछे HF ज्यादा एसिडिक है या HI, तो फ्लोरीन देख के पता नहीं ऐसे मन में कुछ कुछ होता है कि भैया HF वाला ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, होता नहीं है। ध्यान रखिएगा, गलती मत करके आना। HF और HI में मोर एसिडिक कौन होता है? HI। फ्लोरीन से कुछ भी नहीं होगा, कौन जितनी जल्दी H प्लस देगा उससे डिसाइड होता है कि कौन अच्छा एसिड है और कौन खराब एसिड है। तो ध्यान रखिएगा कि HF और HI में से HI जल्दी H प्लस रिलीज करता है, उसका एसिडिक नेचर ज्यादा होता है। एक और बात सुनिएगा, ये तो बात हुई सिर्फ एसिडिक नेचर की। अब जो ऑर्डर एसिडिक कैरेक्टर का आ रहा है उसका रिवर्स ऑर्डर किसका आ जाएगा? बेसिक कैरेक्टर का। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि अगर इनमें डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो बेसिक कैरेक्टर ऑब्वियसली कम हो रहा होगा। ठीक है, मुझे बताइए NH3 और PH3 में मोर बेसिक कौन है? NH3। इसको आगे जाके हम ड्रैगो रूल से भी समझते हैं, पर यहां पर भी आप इसका अंदाजा ले सकते हैं। दूसरी बात, NCERT का एक क्वेश्चन है ग्रुप नंबर 15 P ब्लॉक के अंदर, BiH3 is the strongest reducing agent amongst group 15 हाइड्राइड। ग्रुप 15 के जितने भी हाइड्राइड आपको दिख रहे हैं उनमें से बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? BiH3। ऐसा एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, तो उसके ऊपर भी बात कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। अभी हमने यहां पर एसिडिक और बेसिक के बारे में बात करी, लेकिन एसिडिक और बेसिक के अलावा रिड्यूसिंग नेचर के ऊपर बात करते हैं। मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा HF, यहां पर मैंने लिखा HI। ठीक है, ये दो मॉलिक्यूल अभी हमने डिस्कस किए, दोनों में से HF का बॉन्ड लेंथ कम है और HI का बॉन्ड लेंथ ज्यादा। तो पहले कौन सा बॉन्ड टूट रहा था, HF या HI? HI। ये पहले टूटेगा। मान लो सामने एक कोई स्पीशीज X रखा हुआ है, तो बेटा दोनों में से कौन इसको हाइड्रोजन जल्दी दे सकता है? HI। जो जितनी जल्दी हाइड्रोजन देता है वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है बेटा? उतना बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ध्यान सुनिएगा, क्लासिकल कॉन्सेप्ट होता है रिडॉक्स रिएक्शन का, जहां पर आप ऑक्सीजन का गेन या लॉस या हाइड्रोजन का गेन और लॉस पढ़ते हैं। गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, गेन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। ये हाइड्रोजन गेन करने वाला है या लूज करने वाला है? लूज करना। तो लूज लॉस ऑफ है ना ऑक्सीजन इज नोन एज, सॉरी, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो जब ये हाइड्रोजन लूज करेगा तो इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो काम किसकी तरह करता है? रिड्यूसिंग। और या फिर सिंपल सी भाषा में बोले तो बेटा जो जितनी जल्दी हाइड्रोजन फेंक के मारेगा वो उतना बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जो जितनी जल्दी ऑक्सीजन फेंक के मारेगा वो उतना बढ़िया ऑक्सीडेंट। सामने वाले को जितनी जल्दी हाइड्रोजन दे तो उसका आपने जल्दी रिडक्शन करा दिया, रिडक्शन करा दिया तो आपने काम किसकी तरह कर दिया? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और अगर आपने सामने वाले को ऑक्सीजन जल्दी दे दिया तो आपने उसको जल्दी ऑक्सीडाइज कर दिया, तो आपने काम कर दिया उसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ठीक है, तो आइए यहां पर मुझे बताइए HF, HCl, HBr, HI डाउन द ग्रुप जाने पर, डाउन द ग्रुप जाने पर, डाउन द ग्रुप जाने पर जल्दी हाइड्रोजन कौन फेंक के मार सकता है बेटा? ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला। जो जितनी जल्दी हाइड्रोजन फेंक के मारेगा वो उतना बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसका मतलब है डाउन द ग्रुप जाने पर रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर कहने का मतलब है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करने का जो नेचर है वो बढ़ता जा रहा है। सेम कहानी
ग्रुप नंबर 1 और 2 में होती है, ध्यान से देखिएगा। ग्रुप नंबर 1 के हाइड्राइड अगर मैं लिख दूं तो LiH, NaH, KH, RbH और CSH हो जाएंगे। और ग्रुप नंबर 2 के जो हाइड्राइड है बेटा वो हो जाएगा BeH2, MgH2, CaH2, SrH2 और BaH2। ध्यान से देखिएगा, आपको जब भी एग्जाम में हाइड्राइड में एसिडिक और बेसिक का क्वेश्चन दिख गया तो आपको सबसे पहले यह देखना है कि क्वेश्चन एस ब्लॉक का है या पी ब्लॉक का है। ये हाइड्राइड देखते ही हमें समझ में आ जाएगा एस ब्लॉक के हाइड्राइड है। और हाइड्राइड को EN से सॉल्व करना है या ब्लॉक से सॉल्व करना है? ब्लॉक से। ब्लॉक का मतलब क्या है कि एस ब्लॉक का हाइड्राइड है या फिर पी ब्लॉक का हाइड्राइड है। आपने चेक करा, आपको दिख रहा है क्लियरली एस ब्लॉक के हाइड्राइड है। कहानी दोनों में सेम है। यहां पर भी आप टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, क्या टॉप टू बॉटम जाने पर शेल नंबर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बेटा बढ़ेगा। तो जैसे यहां पर शेल नंबर बढ़ा, यहां पर भी शेल नंबर बढ़ा। शेल नंबर बढ़ा मतलब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ गया। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ गया मतलब बॉन्ड की स्टेबिलिटी कम हो गई, या फिर ऐसा बोले कि बॉन्ड वीक होता जा रहा है। नीचे वाला बॉन्ड ज्यादा वीक है, ऊपर वाला बॉन्ड कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग है। तो अब मुझे बताओ, ऊपर और नीचे वाले में से जल्दी कौन टूटेगा? नीचे वाला। ऊपर और नीचे वाले में से जल्दी कौन टूटेगा? नीचे वाला। जैसा वहां हो रहा था वैसे यहां भी हो रहा है, पर फर्क इतना है कि वो टूट कर क्या दे रहा था? H+, और ये टूट कर क्या देगा? H-। दैट्स द ओनली डिफरेंस। यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर पॉइंट आ जाएगा टेंडेंसी टू रिलीज H- इंक्रीजेस। और बेटा जो जितनी जल्दी H+ देता था उसका एसिडिक नेचर ज्यादा होता था, और जो जितनी जल्दी H- देगा उसका बेसिक नेचर उतना ही ज्यादा होगा। तो मतलब इन ग्रुप में, डाउन द ग्रुप जाने पर हाइड्राइड्स में बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। नोट करें इन दोनों को। रिड्यूसिंग वाली जो कहानी इधर है वही वहां भी है, पर वहां लिखा इसलिए नहीं रहे क्योंकि एनसीईआरटी में उसके लिए मेंशन नहीं है, तो जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और बात सुन लेना ध्यान से, ऐसा दिमाग में मत बैठा लेना। इधर देखो, कई लोग होते हैं खुद के कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आते हैं, है ना। इधर देखो, ऐसा मत बना लेना कि किसी का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा तो उसका रिड्यूसिंग नेचर भी ज्यादा। ऐसा कुछ भी नहीं है। बात समझ में आ गई? ये दोनों आपस में मैच हो रहे हैं, ये मात्र एक इत्तेफाक है। ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। जैसे यहां पर एसिडिक बढ़ रहा है, रिड्यूसिंग बढ़ रहा है, यहां पर बेसिक बढ़ रहा है तो भी रिड्यूसिंग ही बढ़ रहा है, क्योंकि इनमें से सबसे पहले H फेंक के कौन मारेगा? ये वाला। जो जितनी जल्दी H देता है उसका रिड्यूसिंग नेचर उतना ज्यादा है। तो एसिडिक और बेसिक का ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग से कोई लेना देना यहां पर नहीं है। वो आपको सेपरेटली H के रिलीज या ऑक्सीजन के रिलीज या गेन से देखना होता है। जिन्होंने लिख लिया बेटा ये चीजें पढ़ लो, बातें मत करो। पढ़ोगे तो हो सकता है एक आध क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बन जाए। अभी ऐसा तो है नहीं कि 200 के 200 बन जा रहे होंगे अपने से, है ना। पढ़ लो, हो सकता है ये 2 मिनट आपके लिए वहां 2 नंबर बढ़ा दे, जिसकी वजह से आप इस पार और उस पार में कहलाओ, वरना इसी पार रह जाओ। पढ़ो, समय मत बर्बाद करो। हाँ, सेम कहाँ है? कहाँ लिखा है सेम? सेम कहाँ लिखा है? हो गई बात खत्म। बहुत बढ़िया। चलिए ना, तो यहां पर अभी हम लोगों ने नेचर ऑफ हाइड्राइड्स के बारे में बात कर ली बेटा, कि नेचर ऑफ हाइड्राइड्स में डाउन द ग्रुप जाने पर जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ये चेक करना है कि एस ब्लॉक का हाइड्राइड है या फिर पी ब्लॉक का है।
एक बार रिकॉल करिएगा इसको, इधर देखिएगा। आपको मान लीजिए हाइड्राइड का एसिडिक और बेसिक का क्वेश्चन आया, अपन सबसे पहले देखेंगे एस ब्लॉक का हाइड्राइड है या फिर पी ब्लॉक का। एस ब्लॉक में LiH NaH इस तरह से आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, पी ब्लॉक में ग्रुप 15 16 17 में आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, HF HCl HBr HI टाइप से। डाउन द ग्रुप जाने पर दोनों ही जगह क्या शेल नंबर बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। शेल नंबर बढ़ने से इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ जाएगा, शेल नंबर बढ़ने से इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ जाएगा। कौन सा बॉन्ड ज्यादा वीक है, ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला। तो पहले कौन टूटेगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला। ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला। यहां पर एस ब्लॉक में जब नीचे वाला टूटेगा तो क्या देगा? H-, और यहां पर पी ब्लॉक में जब टूटेगा तो क्या देगा? H+। जो जितनी जल्दी H+ देगा उसका एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा, जो जितनी जल्दी H- देगा उसका बेसिक नेचर उतना ही ज्यादा। ये बात हमने डिस्कस कर ली। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने बात करी हाइड्राइड्स के बारे में। हाइड्राइड्स के बाद अगला जो एप्लीकेशन आता है एसिडिक और बेसिक में, वो आता है बेटा नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। अब देखो, हाइड्राइड को सॉल्व करने के लिए ब्लॉक देखना जरूरी था, लेकिन ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड जब भी आएंगे तो उसके लिए हम लोग क्या देखते हैं? EN का मतलब है मेटल का ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड है या फिर नॉन मेटल का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड है। ध्यान से देखिएगा, हाइड्राइड को ब्लॉक से देखेंगे लेकिन ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की कहानी सेम चलेगी। हम अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हाइड्रोक्साइड। जो बात आपको हाइड्रोक्साइड के लिए बताई जाएगी एज इट इज कॉपी किस में हो जाएगी? ऑक्साइड में। तो ये समझ लिया तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बस कुछ एक चीजें एडिशनली ऐड हो जाएंगी, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है, आइए आपके सामने लिखा हुआ है नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड। एक बात बताइए, हाइड्रोक्साइड कैसा कंपाउंड है? बाइनरी है या टर्नरी है बेटा? टर्नरी। टर्नरी कंपाउंड मतलब मैंने मान लीजिए एक जनरल फॉर्मूला आपके सामने लिख दिया AOH। इसमें आप देख सकते हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा कोई तीसरा एलिमेंट है, और ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रो ऑक्साइड। अब हाइड्रो ऑक्साइड सुनते ही दिमाग में एक पिक्चर बनती है OH। मुझे बताइए हाइड्रोक्साइड एसिडिक होंगे या बेसिक होंगे? हाइड्रोक्साइड मतलब OH एसिडिक है या बेसिक है? कैसा भी हो सकता है, पहली बात तो ये क्लियर कर ले। हाइड्रोक्साइड होने का मतलब ये नहीं कि बेसिक होगा, बिल्कुल गलत है। AOH इसमें तीनों है। अब डिपेंड करता है कि बॉन्ड कहां से टूटेगा। हाइड्रोक्साइड एसिडिक भी होते हैं, हाइड्रोक्साइड बेसिक भी होते हैं, पहले तो ये क्लियर रखें ना। हाइड्रोक्साइड सुनते ही बेसिक मत टिक करके आ जाना। AOH टाइप का कंपाउंड है। मान लीजिए ये कंपाउंड दो बॉन्ड है इसमें, तो बॉन्ड क्लीवेज कहां से हो रहा है उस पर निर्भर करता है। अगर ये बॉन्ड यहां से टूटा तो आपको क्या मिल जाएगा? OH। अगर कोई कंपाउंड टूटकर OH- देगा तो वो किसकी तरह काम करेगा? बेस की तरह। बाई चांस ये बॉन्ड यहां से टूटा तो आपको क्या मिलेगा? H+। और अगर कोई कंपाउंड टूटकर H+ देगा तो काम किसकी तरह करेगा? एसिड की तरह। तो बेटा हाइड्रोक्साइड सिर्फ बेसिक हो ये बिल्कुल गलत है। हाइड्रोक्साइड एसिडिक भी होते हैं और हाइड्रोक्साइड बेसिक भी होते हैं। ठीक है, हाँ, जो हाइड्रोक्साइड एसिडिक होते हैं ना उनको ऑक्सी एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो एक टर्म हमारे सिलेबस में चलेगी ऑक्सी एसिड। आपने 11वीं 12वीं में सल्फर और फास्फोरस के हाइड्रोक्साइड्स जो पढ़े होते हैं, हाइड्रोक्साइड का ही मतलब ऑक्सी एसिड होता है। बस वो ये है कि एसिडिक हाइड्रोक्साइड्स को ऑक्सी एसिड बोल देते हैं और बेसिक हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्साइड ही नाम देते हैं, बट होते दोनों हाइड्रोक्साइड है। आइए उस पर चर्चा करते हैं। अब मैंने आपको बोला कि सारी कहानी इस बात पे निर्भर करती है कि बॉन्ड यहां से टूटेगा या यहां से टूटेगा। तो हमारे पास इस तरह के बॉन्ड को तोड़ने के लिए दो ऑप्शन है, या तो AO वाला बॉन्ड टूट जाए या फिर OH वाला बॉन्ड टूट जाए। कैसे कब कौन टूटेगा वो थोड़ी देर के बाद देखते हैं। पहले मान लेते हैं कि एक बार ये बॉन्ड टूट रहा है और एक बार वो बॉन्ड टूट रहा है। मान लो AOH यहां भी लिया और मान लीजिए AOH यहां भी लिया। अब मान लीजिए किसी कारणवश AOH का ये वाला बॉन्ड टूट गया, और दूसरा पॉसिबिलिटी ये बन सकता है कि OH का ये वाला बॉन्ड टूट गया। कब टूटेगा, कैसे टूटेगा, देखते हैं थोड़ी देर के बाद। अब देखो ये वाला बॉन्ड टूटा तो बेटा एक बात बताइए, ये A जो है ना, इसको फ्लोरीन के अलावा कोई भी मान लीजिए पीरियोडिक टेबल में, फ्लोरीन के अलावा कुछ भी मान लीजिए, बताइए इसमें और ऑक्सीजन में किसका EN ज्यादा होगा? ऑक्सीजन का। और A का EN कम होगा। जिसका EN कम है उस पर क्या आएगा? प्लस या माइनस? प्लस। और जिसका EN ज्यादा उस पर माइनस। तो अगर ये बॉन्ड टूटा तो क्या यहां पर A के साथ प्लस और OH के साथ ऑक्सीजन की वजह से इस पूरे पे क्या आ जाएगा? माइनस। तो बेटा ये जो कंपाउंड अगर यहां से टूटेगा तो आपको ये क्या रिलीज करते हुए दिख रहा है? H+ या OH-? OH-। अगर कोई OH- रिलीज करता है तो क्या उसका नेचर एसिडिक होगा या बेसिक होगा? बेटा बेसिक। तो एक बात समझे, जब भी OH का बॉन्ड यहां से टूटता है तो आपको बेसिक नेचर देखने को मिलता है। इधर आइएगा, AOH में से मान लीजिए ये बॉन्ड टूट रहा है, EN के बेस पे बताइए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से किसका EN कम है? हाइड्रोजन।
और ऑक्सीजन का ईएन क्या है, ज्यादा। बेटा जिसका ईएन कम उसके ऊपर क्या आएगा, प्लस, और जिसका ईएन ज्यादा उस पर क्या आएगा, माइनस। तो बेटा जब ये टूटेगा बॉन्ड तो क्या H प्लस लेकर टूट जाएगा, यस, और इस AO पे ऑक्सीजन की वजह से क्या आ जाएगा, माइनस, तो ये ऐसा टूट जाएगा। अगर कोई कंपाउंड टूटकर H प्लस रिलीज करता है तो बेटा उसका नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक। तो बेटा हाइड्रो ऑक्साइड दोनों तरह के हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं और एसिडिक भी हो सकते हैं, पहली बात तो ये। ठीक है सर, आपने अभी यहां से तोड़ दिया, अभी वहां से तोड़ दिया, हमको कैसे पता चलेगा कब इधर तोड़ना है कब उधर तोड़ना है, उसके ऊपर आते हैं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के फॉर्म में समझते हैं, और एग्जाम्पल हमने ले लिया NaOH, तो A के बदले मैंने Na ले लिया। मुझे बताइए Na मेटल है कि नॉन मेटल है, मेटल, क्योंकि मैंने आपको बोला था ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड को En से सॉल्व करना है, En से सॉल्व करने का मतलब है मेटल और नॉन मेटल देखना है, उसी पे आ रहे हैं। और यहां पर मान लीजिए हमने एग्जाम्पल के फॉर्म में ClOH ले लिया, बेटा A के बदले मैंने Cl लिया है, बताइए Cl मेटल है या नॉन मेटल है, नॉन मेटल। तो एक तरफ तो हम मेटल लेके चल रहे हैं और एक तरफ नॉन मेटल लेके चल रहे हैं, क्योंकि इसका जो कैलकुलेशन हम सीखेंगे वो कैलकुलेशन हम बार बार कर नहीं पाएंगे, तो हम मेटल नॉन मेटल से सॉल्व करेंगे आगे जाके, ठीक है ना। अब देखो NaOH बॉन्ड को ओपन करता हूं, ये Na आ गया, ये O आ गया और ये H आ गया। यहां पर भी बॉन्ड को ओपन करता हूं, ये Cl आ गया, ये O आ गया और ये H आ गया। अब मुझे पहचानना है कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा या ये वाला, इस तरह से। उसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा डेल्टा En। कल हम लोगों ने बॉन्ड पोलैरिटी की बात करी थी, उसी पे जा रहे हैं हम लोग ना। हम लोग क्या निकाल रहे हैं यहां पर, डेल्टा En। मुझे बताइए डेल्टा En निकालने के लिए मैंने आपको शुरू से बोला हमेशा हायर माइनस लोअर करिए। अब यहां पर दो बॉन्ड है, ये वाला भी है और ये वाला भी है, दोनों का डेल्टा En एक एक बार निकलेगा। पहले NaO बॉन्ड का डेल्टा En निकालते हैं, हायर माइनस लोअर करें तो 3.5 माइनस 0.9, और OH की निकालेंगे तो बेटा 3.5 माइनस 2.1। इसका डेल्टा En कितना आ रहा है बेटा, 2.6, और इसका डेल्टा En कितना आ रहा है, 1.4। सिमिलरली यहां भी देख लीजिए, यहां पर अगर आप डेल्टा En निकालेंगे तो पहले ClO बॉन्ड का निकालते हैं तो 3.5 माइनस 3, और OH का निकालेंगे तो बेटा 3.5 माइनस 2.1। यहां पर जो रिजल्ट आ रहा है, इधर आ रहा है 0.5 और इधर आ रहा है 1.4। देखिएगा एक बात बताइए, दोनों में से किसका डेल्टा En ज्यादा है, इसका 1.4 और 2.6 में से इसका डेल्टा En ज्यादा है। क्या जिसका डेल्टा En ज्यादा उस बॉन्ड की पोलैरिटी ज्यादा होती है या कम होती है, ज्यादा। मतलब इसमें ज्यादा पोलर बॉन्ड OH है या NaO है, ये NaO वाला बॉन्ड ज्यादा पोलर है बेटा, है ना, ये बॉन्ड की पोलैरिटी ज्यादा है। अब अगर बॉन्ड की पोलैरिटी ज्यादा है तो ये बताइए जिसका डेल्टा En ज्यादा होता है उसकी बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा होती है। आज पढ़ा बॉन्ड एनर्जी, क्या इसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, तो ये जल्दी टूटना चाहिए कि बाद में टूटना चाहिए, मतलब ये बाद में टूटना चाहिए पहले टूटना चाहिए, इसका मतलब टूट के क्या मिलना चाहिए था, H, पर ऐसा नहीं होता, आपको तो मिलता OH है। अरे खुद ही देख लो, आपको मिलता तो NaOH जब टूटता है तो H प्लस थोड़ी देता, OH माइनस देता है। तो ये क्या कहानी है, ध्यान सुनना, बॉन्ड पोलैरिटी इसकी ज्यादा है। आप कभी भी हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड का जब नेचर निकालते हो, आप पानी में निकालते हो, कहां निकालते हो, पानी, एक्वस सॉल्यूशन में निकाला जाता है, पीएच बना के चेक करते हैं। तो आप क्या करोगे, आप इस कंपाउंड को उठा के डाल दोगे पानी में, पानी में जाते ही कॉन्सेप्ट लगेगा लाइक डिसॉल्व्स लाइक। वाटर कैसा सॉल्वेंट है, पोलर या नॉन पोलर, पोलर। और वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं उसको, केमिकल बॉन्डिंग में हम देखेंगे उसका डाइलेक्ट्रिक भी काफी अच्छा खासा होता है। तो वाटर मोर पोलर सॉल्वेंट की कैटेगरी में आता है, किसमें आता है, मोर पोलर। पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा, ये तो सबसे बेसिक बात हो गई लाइक डिसॉल्व लाइक की। लाइक डिसॉल्व लाइक में एक कदम और ऊपर चले तो उसमें ये होता है कि मोर पोलर में डिसॉल्व होगा और नॉन पोलर लेस पोलर में डिसॉल्व होगा। इस बॉन्ड की पोलैरिटी ज्यादा है। जब ये पानी में जाएगा ना तो पानी इसको तुच्छ समझता है, बोले मेरे औकात का है ही नहीं, हट, भगा देता उसको, बोले तेरे से मेरे को कोई लेना देना ही नहीं है, लेवल अपने लेवल का होना चाहिए। तो वाटर देखता है कि ये अपने लेवल का मोर पोलर है, तो वाटर इसी से टक्कर लेता है। तो वाटर के जो मॉलिक्यूल है ना वो इस पर अटैक करने ही नहीं आते, इसको समझते इसको तो एक लात मारूंगा पता नहीं कहां जाएगा, इससे क्या लड़ना, लड़ना भी है तो अपने हिसाब किताब वाले से लड़े थोड़ा सा ना। तो यहां पर आके वाटर अटैक करता है क्योंकि ये मोर पोलर है, वाटर इसी पे अटैक करे जा रहा है। वाटर जब इसी पे अटैक करेगा तो बेटा टूटेगा भी यही, चाहे 1 मिनट बाद टूट जाए, चाहे 2 मिनट बाद टूट जाए, चाहे 2 दिन बाद टूट जाए, चाहे 2 साल बाद टूटे, अटैक इस बॉन्ड पे किया गया तो टूटेगा भी यही बॉन्ड। और जब ये बॉन्ड टूटेगा
तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि NaOH का वाटर ने जो अटैक करा वो इस बॉन्ड पे करा, इस बॉन्ड पे अटैक करा, तो ये बॉन्ड टूटेगा। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो Na पे लेस En की वजह से प्लस आ जाएगा और OH पे मोर En की वजह से माइनस आएगा। इसका मतलब ये बॉन्ड टूटकर क्या दे रहा है, H प्लस दे रहा है या OH माइनस दे रहा है, OH माइनस। और जो टूटकर OH माइनस देता है उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक। अब हमारे पास इतना कैलकुलेशन करने का समय होगा नहीं एग्जाम में, है ना। वो कैलकुलेशन कर भी लिया और बाई चांस आप वो वाटर वाली बात भूल गए कि ये मोर पोलर लेस पोलर और आप उल्टा करके आ गए तो खेल खत्म हो जाएगा। इसीलिए अपन आगे क्या बोलेंगे कि मेटल का हाइड्रोक्साइड कैसा होगा, बेसिक। तो एक्चुअल में ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड का जो एसिडिक या बेसिक नेचर होता है वो किससे देखा जाता है, ईएन से। लेकिन ईएन में देखने का मतलब हमारा क्या है कि मेटल है या नॉन मेटल है। आगे से हम क्या बोलेंगे, मेटल के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड कैसे हो जाएंगे, बेसिक। यहां आइए, मुझे बताइए इन दोनों में से पोलैरिटी ज्यादा किसकी है, इसकी। वाटर में डाला, वाटर ने इसको बोला भाई यहां से इसके पास आ गया, इसके ऊपर अटैक किया, अटैक किया, अटैक किया, तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, यही वाला बॉन्ड टूटेगा। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो बेटा ClOH का जब बॉन्ड टूटेगा यहां से तो बेटा H के ऊपर आ जाएगा प्लस और ClO पे ऑक्सीजन की वजह से आ जाएगा माइनस। ये टूटकर क्या दे रहा है बेटा, H प्लस। और जो भी कंपाउंड टूटकर H प्लस रिलीज करता है उसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक। तो अब बार बार हम इतना कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं कर पाएंगे क्योंकि हर किसी का EN याद रखो, डेल्टा EN निकालो तो गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए आगे से हम लोग एक जनरल टर्म यूज करेंगे कि मेटल का हाइड्रोक्साइड या इवन ऑक्साइड भी, क्योंकि ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड की कहानी लगभग एक जैसी होती है। मेटल का हाइड्रोक्साइड बेसिक और नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड एसिडिक। अब एक बात और सुने, अभी मैंने एक टर्म इंट्रोड्यूस करी थी, उस टर्म का नाम था ऑक्सी एसिड। क्या ये हाइड्रोक्साइड है या नहीं है? पर इस हाइड्रोक्साइड का नेचर कैसा है, एसिडिक। तो ऐसे हाइड्रोक्साइड जो एसिडिक हैं, या फिर ऐसा बोल दूं कि नॉन मेटल के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं, क्योंकि उनका नेचर एसिडिक होता है, तो नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड्स को ऑक्सी एसिड भी कहा जाता है। हाइड्रो ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर नोन एज ऑक्सी एसिड्स। तो ये ध्यान रखना कि नॉन मेटल के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं उन्हीं को आगे क्या बोला जाएगा, ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड क्यों बोला, इधर देखो ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है, HOCl। क्या लिखा हुआ है, HOCl, ठीक है ना। ClOH लिख दो, HOCl लिख दो, ध्यान सुनना। HCl क्या ये एक एसिड है या नहीं है जानते हो, है ना, H प्लस देता है। ऐसे ही मैंने क्या लिख दिया, HOCl, ये भी एक एसिड है या नहीं है। अब ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, ये और ये तो कॉमन है, पर क्या इन एसिड के अंदर ऑक्सीजन अलग से है या नहीं है। तो बस ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, पर इस तरह के एसिड में ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होता है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, ऑक्सी एसिड। तो ध्यान रखिएगा, नॉन मेटल के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं उन्हें ऑक्सी एसिड्स कहा जाता है। आगे कभी भी हम नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड बोले या ऑक्सी एसिड बोले, मीनिंग सेम ही होता है दोनों का। फटाफट इसको नोट डाउन करिए, इसके बारे में स्टेटमेंट लिखते हैं। अभी जनरल कहानी हमने समझ ली कि मेटल का हाइड्रोक्साइड आ जाए बेसिक मान लेना है, नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड आ जाए एसिडिक मान लेना है। चर्चा अभी सिर्फ मेटल और नॉन मेटल के बारे में हुई है, मेटलॉइड की कोई चर्चा अभी तक नहीं हुई है। वो समय आने पे आपको जहां जहां पर कंडीशन होगी बताई जाएगी आपको। क्या बेटे, तो वाटर अटैक करने जब मॉलिक्यूल बनाओगे तो वाटर का मॉलिक्यूल किसी के ऊपर तो अटैक करने आएगा, वो या तो इस पे आएगा या इस पे आएगा, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। आप OH का अंदर वाटर का बॉन्ड नहीं टूट रहा है, वाटर एज अ होल अटैक करने आ रहा है बस। तो वाटर उसके आसपास आके लैटिस एनर्जी जब अपन पढ़ते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ते हैं, तो वाटर आके उसको घेरता है बस। तो अटैक करने का मतलब ये नहीं कि वाटर का खुद का बॉन्ड टूटा, नहीं, वाटर का बॉन्ड टूट जाएगा तो हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। हाइड्रोलाइसिस नहीं कर रहा है वाटर, सिर्फ अटैक करने आ रहा है। वाटर दोनों बॉन्ड्स को घेरता है, पर वाटर ज्यादा किसको घेरेगा, जो मोर पोलर होगा। और मोर पोलर होगा तो वहां से ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी और वही एनर्जी आके उस बॉन्ड को तोड़ देती है। तो पहले वो बॉन्ड टूटता है जो मोर पोलर होता है। पानी के अंदर
चले भैया ना, तो इस कैलकुलेशन में हमने जो रिजल्ट निकाला वो रिजल्ट ये है कि मेटल के हाइड्रोक्साइड जनरली कैसे माने जाएंगे बेसिक, और नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड कैसे माने जाएंगे एसिडिक, और नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड्स को एक और नाम दिया जाएगा और वो नाम क्या होगा, ऑक्सी एसिड। नोट बनाइएगा, लिखिएगा इस बात को। जनरली द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। जनरली द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। Generally the hydroxides of metals are basic in nature, whereas the hydroxides of non-metals are acidic in nature. Generally the hydroxides of metals are basic in nature, whereas the hydroxides of non-metals are acidic in nature. तो भाई मेटल के हाइड्रोक्साइड जनरली बेसिक और नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड जनरली एसिडिक। तो ये तो हमारा यहां पर कंक्लूजन निकल गया। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बोला था कि जो बात हम लोग बेटा ऑक्साइड्स के लिए करेंगे या जो बात हम हाइड्रोक्साइड्स के लिए करेंगे वही लगभग किसमें कॉपी हो जाएगा, ऑक्साइड में। तो अभी हम लोगों ने नेचर ऑफ हाइड्राइड समझ लिया, नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड की कुछ बातें समझ ली कि भाई कौन एसिडिक होगा कौन बेसिक होगा। अब हम किसके ऊपर आ रहे हैं, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स पे। तो अगली हेडिंग डालिएगा नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। चलिए अब नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान सुनना। पहली बात, जो बात हमने हाइड्रोक्साइड्स के लिए पढ़ी है लगभग वही बात एप्लीकेबल किस पे हो जाएगी, ऑक्साइड्स पे। तो पहला तो स्टेटमेंट यही लिख रहे हैं, लिखिएगा द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर जनरली सेम for a given element. Generally the nature of oxides and hydroxides are same generally for a given element. The nature of oxides and hydroxides are generally same for a given element, है ना। मतलब किसी भी एलिमेंट के लिए जो उसका ऑक्साइड होगा या जो उसका हाइड्रोक्साइड होगा उनका नेचर जनरली सेम होता है। मान लीजिए सोडियम का ऑक्साइड अगर बेसिक है तो उसका हाइड्रोक्साइड भी बेसिक निकलेगा। सल्फर का ऑक्साइड अगर एसिडिक है तो उसका हाइड्रोक्साइड भी एसिडिक निकलेगा। ये एक कॉमन पॉइंट है जो कि लगभग लग जाता है। अब आगे सुनिएगा, अभी हम लोगों ने हाइड्रोक्साइड में दो बातें पढ़ी कि मेटल का हाइड्रोक्साइड कैसा बेसिक और नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड कैसा एसिडिक। लेकिन जब हम ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं तो एसिडिक बेसिक के अलावा आपने कई बार एम्फोटेरिक वर्ड सुना होगा और कई बार न्यूट्रल वर्ड भी सुना होगा। तो अब हम उसमें कुछ चीजें और ऐड कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा और एडवांस वर्जन पे ले जा रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं अबाउट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स। तो टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स में सबसे पहला जो टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं वो कौन सा आ रहा है बेटा, बेसिक ऑक्साइड्स। हेडिंग डाल लीजिए टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स और उसमें पहला लिखिएगा बेसिक ऑक्साइड्स। अभी हम लोगों ने डिस्कस करा बेसिक ऑक्साइड या बेसिक हाइड्रोक्साइड किसका होगा, मेटल का या नॉन मेटल का, मेटल का। तो लिखिएगा जनरली द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। जनरली द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। अब पहला क्वेश्चन इसके ऊपर क्या आ सकता है, देखिए इधर ध्यान से। हो सकता है आपको एग्जाम में ये ऑक्साइड दे दे और पूछा जाए कि भैया ये एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है या एम्फोटेरिक है। तो पहली बात अपन ने देखा, जब भी एसिडिक बेसिक का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा हमारे दिमाग में तीन चीजें होनी चाहिए इनऑर्गेनिक के अंदर, या तो हाइड्राइड का क्वेश्चन होगा या ऑक्साइड का क्वेश्चन होगा या फिर हाइड्रोक्साइड का क्वेश्चन होगा। क्या ये देखकर ऑक्साइड समझ में आता है कि नहीं आता? आता है। अच्छा, ऑक्साइड में एसिडिक और बेसिक के लिए क्या देखना होता है, ब्लॉक देखना होता है या ईएन देखना होता है? ईएन में क्या देखना होता है, मेटल या नॉन मेटल। मुझे बताइए क्या ये मेटल का ऑक्साइड है बेटा? हाँ। क्या ये और ये भी मेटल के ऑक्साइड है बेटा? हाँ। और मेटल के ऑक्साइड हो या मेटल के हाइड्रोक्साइड हो जनरली क्या हो जाएंगे, बेसिक। तो हमें पता चल गया कि इनका नेचर कैसा है, बेसिक। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन क्या आता है? सेकेंड टाइप का क्वेश्चन ये बनता है कि आपको एक ऑक्साइड देगा क्वेश्चन में, जैसे K2O will react with which of the following, चार ऑप्शन दिया रहेगा, या फिर बोलेगा K2O will not react with which of the following।
हमें ये पता होना चाहिए एसिड एसिड से रिएक्ट नहीं करता, बेस बेस से रिएक्ट नहीं करता, एसिड बेस से या बेस एसिड से रिएक्ट करता है। तो आइए इस टाइप का जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन सॉल्व बाद में करेंगे, अभी बस इक्वेशन के फॉर्म में कुछ चीजें लिखा दे रहा हूं ताकि चीजें समझ में आ जाए। मान लीजिए आपको दिया गया Na2O और दिया गया K2O। मान लीजिए क्वेश्चन दिया K2O विल नॉट रिएक्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, 4 ऑप्शन है, उनमें से एक ऑप्शन कौन है? Na2O भी है। मुझे बताइए ये ऑक्साइड है या हाइड्राइड है या हाइड्रोक्साइड? बेटा ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड है, किस नेचर का होगा? बेसिक। क्या ये भी बेसिक है या नहीं है? बेस बेस से रिएक्शन नहीं करेगा, नो रिएक्शन। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए यहां पर आपको दिया जाता बेटा K2O और यहां पर दिया जाता मान लीजिए CO2। अब आपको बोला गया कि K2O विल रिएक्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, और उसमें एक ऑप्शन ये है एक ऑप्शन ये, तो K2O इससे तो रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन क्या ये एसिडिक नेचर का? बेटा यहां पर ये है बेसिक ऑक्साइड और CO2 की अगर हम बात करें तो ये है एसिडिक ऑक्साइड। क्या एसिड बेस में रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा, एसिड बेस में रिएक्शन होगा, जबरदस्त रिएक्शन होगा और सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा। तो सॉल्ट का यहां पर जो फॉर्मेशन होता है वो होता है K2CO3। बेटा कार्बन डाइऑक्साइड जब भी रिएक्ट करेगा, सॉल्ट का जो फॉर्मेशन होता है वो कार्बोनेट सॉल्ट जनरली फॉर्म करता है, तो यहां पर बन जाएगा K2CO3, ये सॉल्ट का फॉर्मेशन आ गया। ठीक है, तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कोई भी एक ऑक्साइड देगा, बोलेगा ये इनमें से किससे रिएक्ट करेगा या इनमें से किससे रिएक्ट नहीं करेगा। उसमें हमें एसिड बेस का कॉन्सेप्ट देखना होता है कि एसिड एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा, बेस बेस से रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन एसिड बेस से या बेस एसिड से जरूर रिएक्ट कर सकता है। चले भाई, है ना। एसिडिक ऑक्साइड्स पे आते हैं। पहला टाइप हमने पढ़ा बेटा बेसिक ऑक्साइड, दूसरा टाइप कौन सा आ रहा है? एसिडिक ऑक्साइड। अब देखो अभी हम लोगों ने डिस्कस करा हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड का नेचर जनरली सेम होता है, तो एसिडिक हाइड्रोक्साइड किसके थे? नॉन मेटल्स के। वैसे ही नॉन मेटल के ऑक्साइड भी क्या हो जाएंगे? एसिडिक। देखिएगा स्टेटमेंट, जनरली द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स, जनरली द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। जनरली द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर acidic in nature. एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन इसके ऊपर यही बन सकता है कि बेटा इनमें से कोई भी ऑक्साइड देगा और पूछेगा कि ये एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक कैसा है। तो हमने देखा ये सारे के सारे ऑक्साइड है और ऑक्साइड में हमें मेटल और नॉन मेटल देखना होता है। कार्बन हो चाहे नाइट्रोजन हो चाहे सल्फर हो, तीनों ही नॉन मेटल है और नॉन मेटल के ऑक्साइड जनरली कैसे होते हैं? एसिडिक। अब इसमें भी यही वाला क्वेश्चन बनेगा कि एसिड के साथ कोई एसिड देगा, बोलेगा रिएक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या बेस के साथ कोई एसिड देगा, बोलेगा रिएक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला CO2 और साथ में क्या दे दिया बेटा? SO3। अब आपको बोला कि ये आपस में रिएक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो बेटा ये भी एसिडिक है और ये भी एसिडिक है, तो एसिड एसिड के बीच में कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, तो यहां पर आ जाएगा नो रिएक्शन। लेकिन मान लीजिए यहां पर आपको दिया जाता है SO3 और यहां पर दिया जाता मान लीजिए आपको Na2O, तो ध्यान से देखिएगा इसका नेचर कैसा है? नॉन मेटल का ऑक्साइड है, एसिडिक होगा, और मेटल का ऑक्साइड है, बेसिक होगा। क्या एसिड बेस में रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? बेटा होगा, और एसिड बेस रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन कर लेंगे? सॉल्ट का। तो यहां पर जो सॉल्ट बन जाएगा वो सल्फेट सॉल्ट बन जाएगा। इसका मतलब है ये आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। क्या हो गया? सॉरी, Na2। हाँ तो कोई बात नहीं, लिख लो ना, पता है इतना तो Na बना लो। ठीक है, तो ये सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अभी ये 2 टाइप के जो ऑक्साइड हमने बात करी, ये तो ऑलरेडी वैसा ही है जैसा हमने हाइड्रोक्साइड में पढ़ा था कि मेटल का हाइड्रोक्साइड बेसिक, नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड एसिडिक। जो नेचर हाइड्रोक्साइड का होता है वही नेचर ऑक्साइड का होता है, तो मेटल के ऑक्साइड बेसिक और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक। अब इसमें अगला जो पॉइंट आता है जो हमें समझना है वो क्या है? ध्यान से सुनना। जब भी ऑक्साइड्स की बात होती है ना बेटा,
तो 4 तरह के ऑक्साइड्स देखने को मिलते हैं, बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, ये 2 तो हमने बात कर ली। इसके अलावा 2 और नाम आते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड। ये चारों नाम एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं मेंशन्ड है। अब पहली बात हमने ये समझी कि मेटल का ऑक्साइड कैसा हो जाएगा, बेसिक, नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा हो जाएगा, एसिडिक। अब आपसे अगर कोई पूछे कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसके होते हैं, तो बताइए, मेटल का वो है, नॉन मेटल का ये है, तो ये किसका हो जाएगा, मेटल का। मेटल के ऑक्साइड जनरली बेसिक, कभी कभार एम्फोटेरिक भी होते हैं, इसलिए हमने डेफिनेशन में जनरली लिखा हुआ है। नॉन मेटल के ऑक्साइड जनरली एसिडिक, लेकिन कभी कभार न्यूट्रल भी होते हैं। अभी हम बात किसके ऊपर कर रहे हैं, केवल मेटल और नॉन मेटल। अभी इसमें मेटलॉइड हमने नहीं लिया है, क्योंकि मेटलॉइड कुछ भी हो सकता है। मेटलॉइड ये भी हो सकता है, 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 तो उसको समय आने पे बताया जाएगा। ऐसा दिमाग में मत बना लेना कि मेटल ये, नॉन मेटल ये, तो मेटलॉइड ये, नहीं, गलत है ये, है ना, ऐसा नहीं होता। ये ऑक्साइड मेटलॉइड कुछ भी हो सकता है चारों में से, तो ध्यान सुनिएगा। अब आपके पास एक बाइफर्केशन आ गया थोड़ा सा, वो क्या है कि मेटल के ऑक्साइड मेनली तो बेसिक होंगे, लेकिन कुछ मेटल के ऑक्साइड कैसे हो सकते हैं, एम4। अब एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आया, सर अभी तक तो एक ही चीज याद थी कि मेटल का ऑक्साइड दिखा तो क्या टिक करके आना है, बेसिक। तो अभी हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना आसान था, मेटल दिखता था, बेसिक टिक करके आ जाते थे। लेकिन अब आपने ये बोल दिया कि मेटल का ऑक्साइड तो कभी कभार एम्फोटेरिक भी हो सकता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया, मेटल तो मैं पहचान जाऊंगा, बालिका सीता गीता के इधर है मेटल है, पर कौन सा मेटल का ऑक्साइड बेसिक और कौन से मेटल का ऑक्साइड एम्फोटेरिक, अब ये भी पहचानना पड़ेगा। तो हाँ, बिल्कुल पहचानना पड़ेगा। एम्फोटेरिक पहचानने के लिए हम एक ट्रिक देखते हैं, जनाबे आली वाली। उस ट्रिक से हम लोग याद कर लेते हैं कि भैया कौन सा मेटल एम्फोटेरिक है। जो उस ट्रिक में मेटल आ रहा होगा वो एम्फोटेरिक, उसके अलावा कोई भी मेटल आए उसका ऑक्साइड क्या मान लेंगे, बेसिक। तो आइए, अभी हमने 2 टाइप समझे, इसके बाद जो तीसरा टाइप आता है वो आता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का। तो थर्ड टाइप लिखिएगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब देखिए, सबसे पहली बात यह आती है कि एम्फोटेरिक होते क्या है। तो एम्फोटेरिक कहने का मतलब है जो एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी दिखा सके, उसे क्या बोला जाता है, एम्फोटेरिक। या फिर ऐसी चीज जो जब मतलब खुद तो वो दोनों की तरह काम कर ही सकता है, एसिड की तरह भी काम कर सकता है, बेस की तरह भी काम कर सकता है। मतलब जब खुद एसिड की तरह काम कर रहा होगा तो रिएक्ट किससे कर रहा होगा, बेस से। और जब खुद बेस की तरह काम कर रहा होगा तो रिएक्ट किससे कर रहा होगा, एसिड से। तो 2 डेफिनेशन होती है। एम्फोटेरिक वो चीज होती है जो एसिड या बेस दोनों की तरह काम कर सके, या एम्फोटेरिक वो चीज होती है जो बेस या एसिड दोनों से रिएक्ट कर सके। डेफिनेशन बोल रहा हूं, लिखिएगा। दोज ऑक्साइड्स which can act as acid as well as base. Those oxides which can act as acid as well as base, और करके दूसरी डेफिनेशन भी लिख लें। Those oxides which can react with acid as well as base. Those oxides which can react with acid as well as base. तो ऐसी चीज जो एसिड और बेस दोनों की तरह काम कर सके या बेस या एसिड दोनों से रिएक्ट कर सके, उसे क्या बोला जाता है बेटा, एम्फोटेरिक। अब ध्यान सुनना, एम्फोटेरिक में जनरली मेटल आएगा, थोड़े बहुत मेटलॉइड भी आएंगे, क्योंकि मेटलॉइड कैसा भी हो सकता है, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक। आइए इसके ट्रिक के ऊपर बात करते हैं। इसकी ट्रिक होती है, जनाबे आली गाएंगे। अब इसमें एक चीज और मैं ऐड ही कर देता हूं, बाद में पढ़ते हैं। ऐसे, क्या बोला मैंने, ऐसे सब, सुनना ध्यान से, ऐसे सब, क्योंकि ये बाद में काम आएगा तो अभी बता देते हैं। ऐसे सब जनाबे आली गाएंगे, सुनेंगे पंजाबी कीर्तन मन लगा के। ध्यान सुनना, क्या कहानी है, ऐसे सब जनाबे आली गाएंगे, सुनेंगे पंजाबी कीर्तन मन लगा के। ठीक है, अब इसका कहने का मतलब क्या हो गया, ऐसे कहने का मतलब है आर्सेनिक के बारे में बात हो रही है। अगर इनके ये 2 ऑक्साइड दिख जाए, ये फास्फोरस फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर है, तो नाइट्रोजन फैमिली में इनका जो ऑक्साइड बन रहा है AS2O3 Sb2O3, ये दोनों एम्फोटेरिक है। जनाबे आली के ऑक्साइड आ जाए, गैलियम का ऑक्साइड आ जाए, SN और PB ये कार्बन फैमिली है बेटा, इसके 2 ऑक्साइड बनते हैं, मोनो ऑक्साइड भी बनते हैं और डाई ऑक्साइड भी बनते हैं। तो इनके मोनो ऑक्साइड एज वेल एज डाइऑक्साइड दोनों ही एम्फोटेरिक होते हैं। क्रोमियम और मैंगनीज पे आइए, क्रोमियम और मैंगनीज क्या डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं या नहीं है बेटा, है।
इसके बारे में आपको अपने सिलेबस में भी पढ़ना है। क्या इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होती है या वेरिएबल होती है? वेरिएबल। रेंज होता है इनका, क्रोमियम का रेंज कहां से कहां तक होता है बेटा? +2 से लेकर +6, और मैंगनीज का रेंज +2 से लेकर +7। डी ब्लॉक में भी हम ये बात करेंगे कि जो ये वेरिएबल, इन दोनों पे ही बात होगी, वहां पर भी इनके अलग अलग ऑक्साइड बनेंगे। एक बनेगा CrO, जैसे मैं यहां पर लिख भी देता हूं, एक बार ध्यान सुनना। यहां पर बनेगा CrO, Cr2O3 और CrO3। ऐसे ही मैंगनीज का बनेगा MnO, MnO2 और Mn2O7। इनको देखिए, तो इनमें हम लोग क्या बोलेंगे कि जो ये डी ब्लॉक के वेरिएबल ऑक्साइड्स बनते हैं ना, इनमें से जो इंटरमीडिएट स्टेट वाले होते हैं ये एम्फोटेरिक होते हैं। यहां पर आप क्रोमियम की स्टेट निकालोगे तो +3 और मैंगनीज का +4। रेंज होता है क्रोमियम का +2 से +6 और मैंगनीज का रेंज होता है +2 से +7। तो ध्यान सुनिएगा, कीर्तन और मैंगनीज का जो ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है वो कौन सा होता है? तो कीर्तन में +3 वाला जो ऑक्साइड है और मन में +4 वाला जो ऑक्साइड है, ये पर्टिकुलरली एम्फोटेरिक होते हैं, इनके अलावा वाले नहीं होते एम्फोटेरिक। तो ऐसे सब जनाबे अली गाएंगे सुनेंगे पंजाबी कीर्तन मन लगा के, जहां पर कीर्तन +3 वाला होना चाहिए और मन +4 वाला होना चाहिए, ये एम्फोटेरिक मिलेंगे। अब ये जितने ऑक्साइड आपके सामने लिखे गए हैं इनमें मोस्टली मेटल ही है, एक आध दो मेटलॉइड है, बाकी मेटल के ऑक्साइड जनरली बेसिक और कभी कभार एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक पहचानने के लिए ये ट्रिक हमें याद होनी चाहिए, इनमें से कोई मेटल ऑक्साइड दिख गया तो उसको एम्फोटेरिक मानना है, इसके अलावा कोई और मेटल ऑक्साइड आ गया तो उसको अपन बेसिक मान के टिक करके आएंगे। चलिए यार, अब ये तो 3 तरह के ऑक्साइड्स पे बात हो गई, एम्फोटेरिक के ऊपर बात हो गई। अब लास्ट टाइप का जो ऑक्साइड हमें पढ़ना होता है फोर्थ, दैट इज न्यूट्रल ऑक्साइड। तो लास्ट लिखिएगा फोर्थ टाइप, दैट इज न्यूट्रल ऑक्साइड। चलिए, नाम से समझ में आ रहा है न्यूट्रल ऑक्साइड मतलब जो न्यूट्रली बिहेव करेगा। न्यूट्रली बिहेव करने का मतलब देखो, इससे पहले जो एम्फोटेरिक अपन ने पढ़ा वो एसिड से भी रिएक्ट कर रहा था और बेस से भी रिएक्ट कर रहा था। न्यूट्रल ऑक्साइड वो होगा जो ना तो एसिड के टुवर्ड्स रिएक्टिव होगा ना ही बेस के टुवर्ड्स रिएक्टिव होगा। लिखिएगा, दोज ऑक्साइड्स which do not react with acid or base, those oxides which do not react with acid or base, those oxides which do not react with acid or base। अब ध्यान सुनिएगा, न्यूट्रल ऑक्साइड की जब हम बात कर रहे हैं तो ये क्या कहानी होगी उसको देख लेते हैं। मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मेटल का ऑक्साइड जनरली बेसिक, कभी कभार एम्फोटेरिक। कब पहचानेंगे एम्फोटेरिक, उसके लिए ट्रिक बता दी। ऐसे सब जनाबे अली अगर आ गए तो एम्फो, उसके अलावा कोई भी मेटल आ गया तो बेसिक। इसी तरीके से नॉन मेटल के ऑक्साइड जनरली एसिडिक, लेकिन कुछ नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? न्यूट्रल। अब न्यूट्रल में लिमिटेड एग्जांपल्स हैं, तो आइए उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें न्यूट्रल ऑक्साइड्स की, तो नाइट्रोजन के ढेर सारे ऑक्साइड्स में जो शुरू के 2 ऑक्साइड होते हैं N2O और NO, ये न्यूट्रल होते हैं, लोअर स्टेट वाले। इसी तरीके से कार्बन का जो मोनो ऑक्साइड है वो भी न्यूट्रल की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ध्यान सुनिएगा, इनको आप लिख सकते हैं। एक और मैं यहां पर एग्जाम्पल लिखा रहा हूं आपको, OF2, ये ऑक्साइड नहीं माना जाएगा, ये फ्लोराइड माना जाएगा। कल हमने इसका IUPAC नेम भी लिखा था, लेकिन इसका नेचर कैसा होता है? न्यूट्रल है ना, तो ये फ्लोराइड है। और एक एग्जाम्पल जनरली जो आ जाता है वो आ जाता है H2O, लेकिन इसके बारे में कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी हमें। ठीक है, तो इसको बना लें पहले, फिर इस पे बात करते हैं। ठीक है, इसको ऐसे अच्छे से पैक कर लो, पैक कर लो, इसको पैक करके ले जाओ, फिर कल इसके ऊपर चर्चा करेंगे, है ना।